और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने KVS NVS और EMRS को देखेंगे। और EMRS के जितने भी स्टूडेंट हैं और KVS के बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कट ऑफ को लेकर कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो परेशान और कहीं ना कहीं होना लाजमी भी है कहीं ना कहीं एक तरह से। जो बच्चे भी एक सिंपल वे में आंसर आपको मैं बताऊं कि आपने KVS NVS EMRS किसी का भी पेपर दिया है और वो मेरे लाइब्रेरी स्टूडेंट है, मतलब लाइब्रेरी के स्टूडेंट है, वो सभी तैयारी करो आप, ठीक है। चाहे आप सेफ पॉइंट में हो, सेफ स्कोर में हो, चाहे नहीं हो। KVS और NVS वाली मैंने कहानी सेफ स्कोर सेफ पॉइंट वाली बता दी थी। आपको तैयारी करनी क्यों है अब मैं इस रीज़न को इसलिए बताता हूँ। वैसे भी टॉपिक हमारा आज का फंक्शंस वाला, फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला। पहले 1 मिनट ये बात सुन लीजिए, तैयारी आपको करनी क्यों है। तैयारी इसलिए करनी है कि कहीं ना कहीं जब आप एंड मौके पर जो तैयारी करते हो उस वजह से कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, तैयारी करिए जिससे आप तैयारी करते करते सारी चीज़ों को हासिल कर पाओ, याद कर पाओ और कहीं ना कहीं ये जो कमी है वो दूर हो पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, यानी फंक्शंस एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हमने कहीं ना कहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको बता दिया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पॉइंट्स करवा दिए थे। तो आज चलते हैं, आज इसे हम डिटेल वाइज पढ़ते हैं। और अभी LT ग्रेड वालों का पेपर भी हो चुका है, आपका कहीं ना कहीं KVS NVS का पेपर हो चुका है, और जो हमारे लॉ के स्टूडेंट है थोड़ा सा उनका भी पेपर हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर का थोड़ा सा बाद में लॉ का। तो अब हम कहीं ना कहीं आपकी तैयारी का जो पेपर वाली तैयारी है, और मैंने एक पोल आपके लिए रखा था, जितने भी आपके भाई बहन हैं, B लीव है, M लीव है, C लीव है, D लीव है, वो प्रीवियस ईयर को लेके असाइनमेंट को लेके परेशान थे, उनसे पोल मांगा था, यूनिवर्सिटी का डिटेल मांगी थी और कोर्स मांगा था। 30 तारीख तक का कहीं ना कहीं टाइम दिया गया है, नहीं तो मैं 26 जनवरी यानी 26 जनवरी तक का टाइम रखता हूँ, और उसके बाद मैं उसकी क्लास बनानी शुरू कर दूँगा। उसका कहीं ना कहीं आपको सारा का सारा मटेरियल देना शुरू कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और कहीं ना कहीं जो साइट या लिंक जो भी मैं प्रोवाइड कराऊँगा उस पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे आप जितने भी हमारे लाइब्रेरी स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम वाले खासकर परेशान रहते हैं, तो वो परेशान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा टॉपिक, B लीव में लिखा भी होगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता ही आता है B लीव में, ठीक है। अब आती है सबसे पहली बात भाई, वैज्ञानिक प्रबंधन, जिसे हम कहेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन जो है उसके कहीं ना कहीं पितामह कौन है, जनक कौन है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। तो उसके प्रबंध यानी कि जनक कौन है, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगर आपसे एक शब्द में पूछे जनक कौन है, तो आपको क्या नाम देना चाहिए। ये आपको नाम लिखवाया था, बताया था मैंने, ठीक है। यानी कि जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जिसे कहीं ना कहीं टाइलरवाद, ये भी ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं, टाइलरवाद के नाम से भी जाना जाता है। टाइलरवाद भी कहा जाता है। एक प्रबंधन क्या है, सिद्धांत है, जिसमें कहीं ना कहीं मुख्य क्या है, कार्यस्थल की दक्षता और उत्पादन को बढ़ाने की बात करता है। किसकी बात करता है, आपके
कार्य स्थल की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये आपके ऑन यानी कि वन बेस्ट वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वन बेस्ट वे के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगा, पर वो हमारे कहीं ना कहीं इंडिया में हमें से इतना डिटेल वाइज नहीं पड़ता। अब आती है कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी कि किसकी बात करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, सिद्धांतों की। अब सिद्धांत क्या कहता है, पहला सिद्धांत जो आता है आपका, पहला हम सिद्धांत लेंगे विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। इसमें क्या कहना है, इसका कहना है कि इस सिद्धांत के अनुसार हर काम को पूरा यानी कि पुराने तौर तरीके या अंदाजे से करने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग को अपनाना चाहिए, पुराने अटपटे तरीके से नहीं कि भाई क्या किताबों को ऐसे ही लगा देना, या फिर उस तरह से आपने देखा होगा किताबों को साइंटिफिक तरीके से लगाना है। अब हम एक चीज़ कहते हैं कि भाई आपको टाइम टेबल, जब टाइम टेबल की बात हम लेके चलें, स्कूल में टाइम टेबल बनता है, तो टाइम टेबल किस हिसाब से बनता है, ठीक है, टाइम टेबल में क्या कठोर विषय पहले रखे जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आसान विषय। आपने देखा होगा कि जो कठोर विषय हैं या कठोर विषय देखने को मिलते हैं वो लंच से थोड़े से पहले मिलते हैं। ठीक है, शुरुआत में, और कहीं ना कहीं जो लंच के बाद होते हैं वो कहीं ना कहीं आसान थोड़े से विषय होते हैं। ऐसा आपने टाइम टेबल में भी देखा होगा। ऐसी हमारी लाइब्रेरी में भी है। लाइब्रेरी में हम जब साइंटिफिक तरीके से यूज़ करते हैं, तो हम जब रैक यूज़ करते हैं या फिर अलमारी का यूज़ करते हैं, तो पहले उन रैक का यूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं जिसमें ज़्यादा बच्चे एक तरह से यूज़ करते हो किताब को। जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन लाइब्रेरी में हो, मान लीजिए लॉ लाइब्रेरी में हो, मान लीजिए सेंट्रल लाइब्रेरी में, तो सेंट्रल लाइब्रेरी में तो यूनिवर्सल चलता है, पर सेंट्रल लाइब्रेरी में भी हम, आपने देखा होगा शुरुआत में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, रेफरेंस सेक्शन। शुरुआत में आपको देखने के लिए क्या मिलता है, जो आपके जर्नल्स हैं वो, क्योंकि सब जर्नल्स को यूज़ करते हैं मेनली, जर्नल्स में बहुत सारी चीज़ें। शुरुआत में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, न्यूज़पेपर देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होती है और कहीं ना कहीं आपको वैज्ञानिक ढंग के अनुसार मिलता है। टाइलर का मानना था कि काम को हर छोटे हिस्से में, यानी कि जो छोटा छोटा हिस्सा है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए और समय और ऊर्जा को बचाना चाहिए। भाई आपने क्या पढ़ा, जैसे हम क्या करते हैं, कोई बड़ा अक्षर है, मान लीजिए अब जैसे हम ले लेते हैं साइंटिफिकल, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं हम, तो साइंटिफिकल हम पढ़ेंगे साइंटिफिकल, या फिर हम ले लेंगे मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है। तो हमें क्या करना है, तोड़ तोड़ के, यानी कि अगर हम इसे पूरा नहीं पढ़ पा रहे, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं, काम को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में हो, मान लीजिए अब हम किसका एग्जांपल लें, मान लीजिए आप एक शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री में हो, ठीक है। शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री में आपने देखा होगा कि एक आदमी ने शर्ट का यानी कि एक आदमी शर्ट का कपड़ा काट रहा है, ठीक है। एक आदमी उसकी कहीं ना कहीं उसे बाजू को सिल रहा है, खाली बाजू सिल रहा है। एक आदमी क्या है, उसकी शर्ट का बटन लगा रहा है। तो उसे हमने क्या करा, ऊर्जा को कम बचाया, यानी कि एक आदमी सारा ही काम करने की जगह हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और क्या हो गया, समय और ऊर्जा बचा दी। किसकी ऊर्जा बचा दी, जो जो काम था, यानी कि एक दिन में 100 शर्ट बनने वाली थी, अब एक दिन में 1000 शर्ट बन रही है। किस बदौलत, क्योंकि हमने जो ऊर्जा जो बच रही थी, समय जो बच रहा था, उसमें उसका उपयोग कर लिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा आता है संदर्भ ना कि मतभेद। प्रबंधन और श्रमिकों के
बीच आपसी तालमेल और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। यानी कि जैसे कि मैं ओनर हूँ किसी चीज़ का, या फिर आप ओनर हो, आपके और वर्करों में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। आपने देखा होगा जितने बिजनेस हैं, जितने भी कहीं ना कहीं एक तरह से गुड बिजनेस कहेंगे या सफलतापूर्वक सक्सेस बिजनेस कहेंगे, उनमें क्या है, वर्कर और कहीं ना कहीं जो ओनर है उसमें तालमेल जो होता है वो बेस्ट माना जाता है। यानी कि आपने टाटा ग्रुप को देखा है, आपने कहीं ना कहीं और जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उन्हें देखा होगा, उनमें कहीं ना कहीं क्या है, तालमेल इस तरह से बैठाया हुआ है कि मैनेजमेंट और वर्कर में जो तालमेल, आपसी तालमेल है, और वो जो कहीं ना कहीं उसका जो एक तरह से आदर भाव है या फिर एक तरह से काम का तरीका है, वो सही तरह से मेंटली सही तरह चल रहा है। या आपने देखा होगा कि एक दूसरे का जो महत्व है, जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता की बात करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ गए। थर्ड पॉइंट आता है आपका सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। मतलब श्रमिकों और प्रबंधकों यानी कि जो मैनेजमेंट है जो और जो कहीं ना कहीं लेबर है, श्रमिक है, उनके बीच में प्रतियोगिता की जगह सहयोग की होना चाहिए, या फिर एक तरह से कहीं ना कहीं तालमेल अच्छा होना चाहिए। प्रबंधन को जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है उसको श्रमिकों को सुझाव करना देना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। श्रमिकों को कहीं ना कहीं एक तरह से श्रमिकों को हड़ताल या काम रोकने के कम सॉरी तो इस तरह के जो सिद्धांत हैं उस पर अमल करना चाहिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट आपका आ जाता है प्रति एक व्यक्ति का उसकी अधिकतम दक्षता तक विकास। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, कर्मचारियों का चयन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। अब आप क्या, पहले क्या होता था या फिर अभी भी आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं निकलती। ठीक है, क्या करते हैं, जो बहुत सारे स्कूल में जैसे यूपी में लाइब्रेरी की वैकेंसी निकलती यूपी के स्कूलों में, तो क्या करते हैं, एक टीचर को रख लेंगे। टीचर को रखने का मतलब है कि एक टीचर जो टीजीटी होगा या पीजीटी होगा उसी को लाइब्रेरी की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर पीजीटी को देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को, तो वो क्या करेगा, लाइब्रेरी भी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा और उसकी भी रखेगा। बहुत सी स्कूलों में आपने देखा होगा कंप्यूटर का भी प्राइवेट टीचर रखकर या फिर टीचर रखकर और कंप्यूटर के भी काम करवा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपने देखने के लिए जब आप टीचिंग फील्ड में जाओगे तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। फिर आता है कहीं ना कहीं जो काम है, यानी कि उन्हें काम के अनुसार उचित प्रशिक्षण ट्रेनिंग में दी जानी चाहिए। अब आप कहीं ना कहीं मान लो आप प्रशिक्षण हो, यानी कि आपने कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का काम जान रखा है, अब आप क्या है सीधे काम कर सकते हो। ठीक है, एक आदमी है उसके बाद डिग्री है, उसे ये नहीं पता किताब कैसे लगनी है, उसे ये नहीं पता एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है, उसे ये नहीं पता कहीं ना कहीं एंट्री कैसे करनी है, आउट बुक आउट इन क्या कैसे होती है, इशू कैसे होती है, रिटर्न कैसे होती है, ये सब नहीं पता। तो कहीं ना कहीं उससे क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट में के सिद्धांत कहते हैं। अब इसके क्या है, वैज्ञानिक की यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्य और तकनीक का आपको पता होना चाहिए। क्या है, कार्य और तकनीक, यानी कि फंक्शंस एंड टेक्निक्स पता होनी चाहिए। तकनीक में क्या है, सबसे पहला आता है कार्यात्मक मैनशिप। ठीक है, इस तकनीक में क्या होता है, टायलर ने सुझाव दिया था कि एक मजदूर को एक ही बॉस के बजाय 8 अलग अलग विषयों या फोरमैन द्वारा निर्देश किया जाना चाहिए, जिसमें आपका क्या है,
उसकी दो विभाग बांटा गया। जैसे कि आपका प्लानिंग है, प्लानिंग में जैसे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका नियोजन विभाग और उत्पादन, यानी कि प्लानिंग एंड आपका प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है नेक्स्ट, आपका आ जाता है कार्य का मानकीकरण और सरलीकरण, ठीक है। यानी कि आपके क्या आ जाएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए या सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। यानी कि भाई कोई भी आप क्या मान लो, आप एक आइसक्रीम भी लेने जाते हो, आइसक्रीम से लेके चलते हैं, एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं। तो आइसक्रीम लेने जाते हैं ना, आप कहते हो ना कि मुझे उस ब्रांड की आइसक्रीम चाहिए, अमूल की आइसक्रीम खानी है, मुझे कहीं ना कहीं मदर डेयरी की आइसक्रीम खानी है, मुझे इसकी आइसक्रीम खानी है, कहते हो कि नहीं कहते। तो ये क्या कहता है, स्टैंडर्ड, यानी कि क्या कहता है, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक तोल मोल कर एक स्टैंडर्ड, क्या नाम, हम गुणवत्ता की बात करते हैं। और गुणवत्ता की बात कब करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपने मानक निर्धारित करें। अब मानक निर्धारित कब करते हैं, जब हम किसी जैसे आप मानक, यानी कि अमूल ने क्या कर रखा है, मानक निर्धारित कर रखा है। आपका मदर डे ने क्या कर रखा है, मानक निर्धारित कर रखा है। यानी कि जितने ब्रांड के जो बड़े बड़े ब्रांड है उन्होंने मानक निर्धारित कर रखा है। तो मानक स्टैंडर्ड निर्धारित कर रखा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उनकी क्वालिटी और क्या चीज़ें आपको देखने के लिए, यानी गुणवत्ता आपको बेस्ट मिलती है, ठीक है, जो कि तय करती है किसके, स्टैंडर्डों के अनुसार। फिर आता है सरली, यानी कि आपका सिंप्लीफिकेशन। इसका अर्थ क्या होता है, इसके अनुसार आपकी जो उसके आकार होते हैं या फिर उसकी जो किस्मों को कहीं ना कहीं सरल बनाना, या फिर एक तरह से लागत को कम रखना। आपने देखा होगा कि आज भी आइसक्रीम आपको 10 रुपए की देखने के लिए मिलती है, ठीक है। भाई महंगी आती है आइसक्रीम, चॉकलेट है 5 रुपए की देखने के लिए मिलती है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो है सभी उस तक पहुंच सके, लागत को कम रखा जाए, टेस्ट ले सकें, सब चीज़ उसको महसूस कर सकें, और कहीं ना कहीं आप उस तक पहुंचा जा सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमसे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो ले सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर आता है आपका कार्य अध्ययन, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, यानी कि वर्क स्टडी। इसमें क्या होता है, थकान का अध्ययन, विधि अध्ययन, समय अध्ययन और गति अध्ययन। किसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं, थकान अध्ययन, अध्ययन एक बार लिख देता हूँ मैं, फिर आपका विधि अध्ययन, समय अध्ययन, आपका गति अध्ययन। ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। सब आता है थकान, यह तय करता है कि काम करने के दौरान कर्मचारियों को कब और कितनी देर तक आराम देना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है विधि, काम करने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका खोजना। समय आता है, समय अध्ययन क्या करता है, ये मापना कि एक सामान्य कर्मचारी को कोई काम कितने टाइम में पूरा करना है। वही क्वेश्चन कि एक आदमी ने इतने में करा, ए ने इतने घंटे में कर दिया, बी ने इतने घंटे में कर दिया, सी ने इतने घंटे में कर दिया, तो डी कितने घंटे में करेगा, वही वाला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो फिर आता है गति गति अध्ययन, यानी कि मोशन स्टडीज। हम क्या करते हैं, काम करते समय मजदूर की शारीरिक गति, हाथ पैर हिलाना, उसका कहीं ना कहीं कितना वर्क लग रहा है, वो सब चीज़ों को नोट करा जाता है। फिर आता है लास्ट आपका पॉइंट आता है विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर किया जाता है। जो कर्मचारी स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करते हैं और उच्च दर पर मजदूरी मिलती है। आपने देखा होगा कि एक वर्कर है, या फिर आप एक एग्जांपल समझिए, एक है आईटीआई, एक है पॉलिटेक्निक, ठीक है, और फिर आता है बीटेक, ठीक है,
फिर आपका आ जाता है एमटेक। हम इस तरह से लेके चलते हैं। भाई ये आदमी क्या है, काम मतलब इसने स्किल जानता है, सब चीज़ जानता है, पर ये क्या हो गया, एक तरह से नीचे लेवल में जाएगा। अब ये क्या है, पॉलिटेक्निक वाला, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। किस बेस पे जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काम यानी कि मानक स्टैंडर्ड जो है उसके अनुसार, फिर उनकी स्किल्स जो कहीं ना कहीं उसने काम सीखा है, मजदूरी है, काम को कहीं ना कहीं कर्मचारियों को ज़्यादा काम करने पर ज़्यादा वेतन मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। अब एक व्यक्ति ने 8 घंटे काम किया, ठीक है। अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, तो उसे क्या को मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा कि नहीं। कर्मचारियों को ज़्यादा काम करने पर ज़्यादा उसे पैसा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से डिफाइन करी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जाता है। पूरी डिटेल आपको मैंने बता दी है, समरी बता दी है, समझ में आपको आ गया होगा। और ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स, इसके बाद आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का अंतर्गत आपको सारी चीज़ पढ़नी। ह्यूमन रिसोर्स का एक नंबर का क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए उसको भी आप इम्पोर्टेंट लेके चलिए। और जो भी आपके नोट्स हैं वो आपके यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराने का मतलब ये है कि उसे बनाया जा रहा है, तो बनाया इस तरह जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको या तो टेलीग्राम ग्रुप पर डाले जाएंगे, जिससे आपको वहाँ से सारी चीज़ें डिटेल मिल जाए, या फिर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा साइट का। साइट अगर क्रिएट हो जाती है तो साइट, जिससे आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाए, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।